students, my name is Saruk Hussain. Hello everyone, welcome to Chemistry Video Solutions of ANTS CP2. I hope your exam went well. So let's get started. पहला क्वेश्चन है 46. It says the unit of Henry's law constant is. तो Henry's law की इक्वेशन होती है partial pressure of the gas is equal to Henry's constant KH into mole fraction of the gas in the liquid solution. And we know कि जो mole fraction है इसका तो कोई यूनिट होता ही नहीं है. It is unitless. इसका मतलब कि Henry's constant का यूनिट होगा सेम एज द यूनिट ऑफ प्रेशर. और गिवन ऑप्शंस में प्रेशर का यूनिट दिया है ऑप्शन ए में विच इज एटमॉस्फेयर. इसका मतलब कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एटमॉस्फेयर, क्योंकि हेनरीज लॉ कांस्टेंट का जो यूनिट है इट इज सेम एज द यूनिट ऑफ प्रेशर. ए इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 47. इट सेज 2 moles each of liquid A and B are dissolved to form an ideal solution. What will be the mole fraction of B in the vapor phase? P naught A equal to 120 torr and P naught B equal to 80 torr. तो हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन में A के मोल्स हैं 2 मोल और B के मोल्स हैं 2 मोल. इसका मतलब कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A हो जाएगा मोल्स ऑफ A बाई टोटल मोल्स. A के मोल्स हैं 2 और टोटल मोल्स हैं 2 + 2 4 1/2. एंड सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ B भी हो जाएगा 1/2. तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ वी नो पार्शियल प्रेशर ऑफ B इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B इंटू P नॉट B. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B है 1/2 और P नॉट B क्वेश्चन में दिया है 80 torr. दिस इज 40 torr. तो दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ B. एंड अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू XA P नॉट A प्लस XB P नॉट B. तो XA है कितना 1/2 है और P नॉट A क्वेश्चन में दिया है 120. XB भी है 1/2 और P नॉट B है 80. तो ये आ गया 60 + 40 100 torr. तो टोटल वेपर प्रेशर है 100 torr और पार्शियल प्रेशर ऑफ B है 40 torr. तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ वी नो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ B इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन द वेपर फेज विच इज YB इनटू टोटल प्रेशर. तो यहां से मिलेगा हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन द वेपर फेज YB. जो हमें क्वेश्चन में निकालना है वही तो निकालना है, YB निकालना है. सो YB इज इक्वल टू PB पार्शियल प्रेशर ऑफ B बाय टोटल वेपर प्रेशर. और पार्शियल प्रेशर ऑफ B कितना है? पार्शियल प्रेशर ऑफ B है 40 और टोटल वेपर प्रेशर कितना है 100. तो ये आ गया 40/100 विच इज सेम एज 2/5. सो हमारा आंसर हो जाएगा 2/5 विच इज ऑप्शन B. B इज द आंसर. Next question is 48. It says which of the following aqueous solution will have highest depression in freezing point? और हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं. तो depression in freezing point डेल्टा TF का फॉर्मूला होता है I into KF into M, जहाँ पे I है Van 't Hoff factor, KF is the cryoscopic constant and M is the molality of solution. तो चारों ऑप्शंस में we can see सबकी मोलालिटी सेम है 0.1 M. तो ये सबके लिए सेम आ गया और सभी के सभी एक्वस सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट भी सेम है. और अगर सॉल्वेंट सेम होगा तो KF भी सबका सेम होगा बिकॉज KF इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट. इसका मतलब कि KF और M सबके लिए सेम है. इसका मतलब डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. तो जिसका वैन 't हॉफ फैक्टर I ज्यादा होगा उसी का डेल्टा TF या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा. तो ऑप्शन ए इसमें तो है यूरिया. यूरिया है एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं करता है. इसका मतलब इसका वैन 't हॉफ फैक्टर है 1. ऑप्शन बी में है सुक्रोज, ये भी है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इसका भी वैन 't हॉफ फैक्टर I कितना होगा 1 होगा. फिर ऑप्शन सी में हमारे पास है AlCl3 और AlCl3 अगर कंप्लीटली डिसोसिएट करता है तो ये देगा Al3+ प्लस 3Cl-. तो इसके 1 मोल से हमें मिलेंगे टोटल 1 + 3 4 मोल्स और 1 मोल से जितने मोल बनते हैं वही तो होता है वैन 't हॉफ फैक्टर. तो यहाँ पे I हो जाएगा 1 + 3 4. और ऑप्शन डी में हमारे पास है K for FeCN6 और अगर ये डिसोसिएट करे तो ये देगा हमें 4K प्लस FeCN6 4-. तो अगर ये कंप्लीटली डिसोसिएट करे तो इसके 1 मोल से मिलेंगे हमें 4 + 1 5 मोल. तो इसका वैन 't हॉफ फैक्टर है 5. तो गिवन ऑप्शंस में हाईएस्ट वैन 't हॉफ फैक्टर है ऑप्शन डी के लिए. तो इसी का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी हाईएस्ट होगा. इसका मतलब कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49. इस क्वेश्चन में हमें 2 वोलेटाइल कंपोनेंट्स A और B का जो सॉल्यूशन है उसका टोटल वेपर प्रेशर दिया है 120 - 75 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B और हमें फाइंड करना है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर B. मतलब कि हमें P0 A और P0 B फाइंड करना है. तो अगर हमारे पास प्योर A है
अगर प्योर A है इसका मतलब कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, और मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि अब जो टोटल वेपर प्रेशर आएगा सॉल्यूशन का इस इक्वेशन से, वो किसका वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर है ऑफ प्योर A। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A P नॉट A क्या हो जाएगा, 120 माइनस 75 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B, और मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितना है, 0। तो ये बन गया 120 टोर। इसका मतलब कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A इज 120 टोर। एंड सिमिलरली जब प्योर B है, जब हमारे पास प्योर लिक्विड B है, इसका मतलब कि मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितना है, 1, और मोल फ्रैक्शन ऑफ A कितना हो जाएगा, 0। अब जो इस इक्वेशन से वेपर प्रेशर आएगा वो होगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर B। तो P नॉट B कितना हो जाएगा, 120 माइनस 75 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितना है, 1, तो ये आ गया 45। इसका मतलब P नॉट A है 120 और P नॉट B है 45। तो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन A 120,45। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 50। इसमें हमें दो स्टेटमेंट्स दिए हैं। स्टेटमेंट 1 है व्हेन बेंजोइक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन बेंजीन द वेंट ऑफ फैक्टर बिकम्स ग्रेटर देन 1। तो जब बेंजोइक एसिड जो है C6H5COOH जब लेते हैं बेंजीन में तो होती है इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग, तो ये बनाता है डाइमर। तो दो मॉलिक्यूल मिलके बनाते हैं डाइमर C6H5COOH होल ट्वाइस। तो एक तरीके से ये है एसोसिएशन रिएक्शन, और एसोसिएशन रिएक्शन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएंगे। स्टार्टिंग में 2 मोल थे, वो मिलके 1 मोल बन रहे हैं, और जब नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं या एसोसिएशन रिएक्शन होती है तो वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू होती है I लेस देन 1। डिसोसिएशन के केस में I की वैल्यू होती है मोर देन 1, लेकिन एसोसिएशन के केस में I की वैल्यू होती है लेस देन 1। इसका मतलब कि वेंट हॉफ फैक्टर I बिकम्स लेस देन 1 नॉट ग्रेटर देन 1। इसका मतलब कि स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 करेक्ट नहीं है। इसके बाद देखते हैं स्टेटमेंट 2। तो स्टेटमेंट 2 में बोला है बेंजोइक एसिड अंडरगोज डाइमराइजेशन व्हेन डिसॉल्व्ड इन बेंजीन, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो ये हमें दिया है ऑप्शन सी में, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 51 जिसमें बोला है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ मॉलिकुलर फार्मूला C6H12। ठीक है, तो आपके पास एक मॉलिकुलर फार्मूला है जो दिया हुआ है आपके पास C6H12। ठीक है, और बोल रहा है कि इसका ओजोनलाइसिस कराया है तो इससे सिर्फ एसीटोन मिलना चाहिए। इससे जो प्रोडक्ट मिल रहा है ओजोनलाइसिस से वो ओनली एसीटोन मिलना चाहिए। ठीक है, ओनली एसीटोन मिलना चाहिए। तो आपसे पूछा है कि बताओ इसमें से जो कंपाउंड है वो कौन सा होगा जिसका कराने से आपको सिर्फ एसीटोन मिलेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। आप ब्यूटीन बनाओगे पहले वाले में, जैसे फर्स्ट ऑप्शन जो है आपके पास उसमें है 2,3 डाईमिथाइल 1 ब्यूटीन। तो ब्यूटीन का मतलब 1 2 3 4 कार्बन और डबल बॉन्ड 1 पे है। ठीक है, फिर 2 और 3 पे डाईमिथाइल है, 2 और 3 पे डाईमिथाइल। इसका ओजोनलाइसिस आप कराओगे, यहाँ से तोड़ोगे, ऑक्सीजन लाओगे, तो ऑब्वियस सी बात है, देख लो इसमें 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन का चेन बनेगा। तो ये तो आपका एसीटोन नहीं बन सकता, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा अगर आप देखोगे तो आपके पास है B1 हेक्सीन। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 हो गए और 1 पे है तो डबल बॉन्ड लगा दिया। बताओ इसको तोड़ोगे तो ऑब्वियस सी बात है ओजोनलाइसिस कराने से यहाँ पर ऑक्सीजन लगाओगे तो ये वाला पार्ट इतना लंबा चेन बनेगा कार्बन का, तो ये तो एसीटोन मिलने वाला नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। 2 हेक्सीन 6 कार्बन है, डबल बॉन्ड कहाँ पर आएगा इस बार, 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड आया यहाँ पे। अब यहाँ से तोड़ो, फिर से देखो 1 2 3 4 कार्बन का बनेगा, हालांकि ये एल्डिहाइड बनेगा और ये भी एल्डिहाइड बनेगा, वो बात अलग है। तो मैंने सिर्फ कार्बन से गिन के बता दिया कि भैया ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर तो अपना वही होगा डी। अब डी कैसे होगा आप सोचो, आपके पास ब्यूटीन दिया है लेकिन इस बार 2 ब्यूटीन है और आपके पास 2,3 डाईमिथाइल है, 2 पे और 3 पे डाईमिथाइल है। आप यहाँ से कट करोगे, इधर ऑक्सीजन लगाओगे, देखो क्या है CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, और इधर से भी आप देखो क्या है CH3 C डबल बॉन्ड हो और इधर भी क्या है CH3, तो 2 मोल क्या मिलेंगे CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3। तो इसीलिए इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट। तो आपको एक एक करके देखना नहीं था, आप मॉलिक्यूल से देख के आराम से पता कर सकते हो। अगर आपको मॉलिक्यूल के बारे में थोड़ा आइडिया होता है तो आप आराम से देख लो कि ब्यूटीन में कहाँ पर 2 पे होना चाहिए डबल बॉन्ड, तभी पॉसिबल है, वो भी 2 3 पे डाईमिथाइल है तभी कीटोन बनेगा, नहीं तो एल्डिहाइड बन जाएगा। तो मॉलिक्यूल सुनते ही आपको समझ में आ जाता है, देखते ही समझ में आ जाता है कि ये तो नहीं हो सकता। चलिए कोई नहीं, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 51। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में आपको दिया है एक CH3CH2 होल 4 अल्केन है आपके पास, और इसमें आपको डाला गया है CrO3 और Al2 3 और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर है।
तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर है तो क्या होगा बताओ, ये एरोमेटाइजेशन रिएक्शन है। तो ये कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन से बेंजीन बन जाएगा। अब इसमें आपको क्या डाला है, Br2 और Fe है, Br2 और Fe है तो क्या होगा, ब्रोमिनेशन होगा। तो इस पे जाके कौन जुड़ जाएगा, ब्रोमीन जुड़ जाएगा। फिर आपके पास इसमें क्या डाला है, Mg ईथर है, तो Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर है अगर, तो क्या होगा बताओ, यहाँ से ग्रिग्नार्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ग्रिग्नार्ड बनेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, MgBr बन जाएगा। और फिर इसमें अगर आप क्या डालोगे, H2O डालोगे तो क्या होगा बताओ, इस पर क्या है माइनस, तो यहाँ से H+ कैप्चर कर लेगा। तो वापस से यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, बेंजीन आ जाएगा। और यहाँ कौन जुड़ गया, H, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको कौन सा दिख रहा है, ए। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 52 का ए आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 53। तो क्वेश्चन नंबर 53 में अगर आप लोग देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 53 में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन वुड गिव आइसोप्रोपाइल बेंजीन एज द मेजर प्रोडक्ट। आइसोप्रोपाइल कौन कौन देगा, तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में आपके पास है सबसे पहले बेंजीन है, और इसमें आपको दिया है दिस एंड दिस। तो ये क्या करेगा, ये कैसे रिएक्ट करता है आपको समझ में आता है। ये जो Cl है, ये Cl का लोन पेयर क्या करेगा, इस AlCl3 में इस लेविस एसिड के वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो डोनेट करेगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये इस तरीके से Cl बनेगा, और इस पे कौन जुड़ जाएगा, AlCl3, और इस पे क्या आएगा माइनस, और इस पे क्या आएगा प्लस। तो ये यहाँ से बॉन्ड तोड़ के निकल लेगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा बताओ, इस तरीके से आपके पास इस पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और इस पे पॉजिटिव आएगा तो फिर क्या होगा, रीअरेंजमेंट। कौन सी शिफ्टिंग, हाइड्राइड शिफ्ट। क्यों, क्योंकि अभी अल्फा H कितना है, 2, लेकिन अगर शिफ्टिंग हो जाए तो हाइड्राइड शिफ्टिंग से क्या हो जाएगा, अल्फा H कितना हो जाएगा बताओ, 6। तो अल्फा H 6 हो जाएगा तो बताओ स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो यही आपका इलेक्ट्रोफाइल बन गया, और यही इलेक्ट्रोफाइल बन गया तो यही जाके किस पे जुड़ जाएगा, बेंजीन पे जुड़ जाएगा। तो बताओ यहाँ से आपके पास क्या बन गया, आप खुद सोचो ये क्या बन गया, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, यानी ये आंसर है, ठीक। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें उसी में सेकेंड ऑप्शन अगर देखोगे आप 2, तो 2 क्या दे आपके पास इस बार H2SO4 है, ठीक है। तो H2SO4 से आपको क्या मिलेगा, H+, तो ये यहाँ से टूट के इस पे आ जाएगा प्लस, और एक बार ये बन गया तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। और अगर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया तो ये क्या करेगा बताओ, ये अब आराम से बेंजीन पे एज अ इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, और ये फिर से अटैक करके फिर वही आपका आइसोप्रोपाइल बेंजीन का फॉर्मेशन कर देगा, राइट। इजी था। थर्ड अगर आप देखोगे तो थर्ड वाले में आपके पास क्या है, फिर से OH है, और इसमें आपके पास H+ है। H2SO4 का मतलब क्या, मीडियम एसिडिक है, तो इसको प्रोटोनेट करेगा, एसिड बेस रिएक्शन, और प्रोटोनेट करने से ये बन जाएगा OH2+, और यहाँ से क्या होगा, ये डिहाइड्रेट होके वाटर बन के निकल जाएगा, तो इस पे आ गया प्लस। देखो फिर से वही इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब अगर आप इसमें बेंजीन है आपके पास अवेलेबल, तो इलेक्ट्रोफाइल एज अ बेंजीन पे अटैक करेगा, है ना, बेंजीन पे अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल, और क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहाँ से भी आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन जाएगा। यानी सारों के चारों ऑप्शन यहाँ पर आपके आंसर सही हैं। तो आप देखोगे ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा, तो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। आई होप आपको समझ में आएगा, सिंपल था। आपको मैकेनिज्म पता होनी चाहिए, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने मैकेनिज्म से चेक कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 54। तो क्वेश्चन नंबर 54 में अगर आप देखोगे तो आपको मैच द कॉलम का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको दिया है कि एक अल्काइन है, ट्रांस अल्कीन बना रहा है, और इधर ऑप्शन से H2O है, डाइल्यूट अल्कलाइन KOMNO4 है, NaNH3 है, और O3 ZN है। तो आपको चीज़ें देखकर समझ में आनी चाहिए। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है कि आपके पास एक अल्काइन है और ट्रांस अल्कीन है। मतलब आप इजी तब बोल सकते हो जब आपको चीज़ें याद होंगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर इजी आपको नहीं लगेगा, अगर आपको चीज़ें याद नहीं है, तो जैसे ही अल्काइन है और ट्रांस अल्कीन बना तो आपके दिमाग में आना चाहिए सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। तो यहाँ पर ऑप्शन में है भी, तो ए का जो मैच है वो कौन हो जाएगा, आर हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसी से आपका ट्रांस अल्कीन बनता है। देन दूसरा आपके पास देख रहे होगे CH3C ट्रिपल बॉन्ड CCH3 है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CCH3 है, और इससे आपका क्या बन गया, देखो CH3CO सिंगल बॉन्ड CO और फिर CH3 है। इसका मतलब ज़रूर इसका क्या कराया गया है, ओजोनोलाइसिस कराया गया है, क्योंकि इसके ओजोनोलाइसिस से ही इस तरह का कंपाउंड देखने को मिलता है। यानी आपका A जो है वो R है, और B जो है वो क्या हो जाएगा, आपका S हो जाएगा, B जो है वो S हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, और दोनों पे H जुड़ गया, दोनों पे H जुड़ गया तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये हाइड्रोक्साइलेशन रिएक्शन हुआ होगा। और हाइड्रोक्साइलेशन रिएक्शन में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, दो तरह के रिएक्शन पढ़ते हैं। आपके पास सिन एडिशन होता है और एंटी एडिशन होता है। हालांकि यहाँ पर ऐसा तो दिया नहीं है, तो हम लोग रिएजेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो अगर सिन एडिशन होता था तो आपको याद होगा हम लोग यूज़ करते हैं ऑस्मियम टेट्रोक्साइड या फिर डाइल्यूटेड कोल्ड KMNO4। और अगर आप ट्रांस एडिशन यानी एंटी एडिशन अगर आप कराते हो, तो एंटी एडिशन के केस में आपके पास क्या होता है, आप देखते हो कि आप Ag लेते हो और साथ में O2 लेते हो, AgO2, और इसको हीट करते हो, है ना। और अगर या फिर आप क्या ले सकते हो, पर एसिड ले सकते हो और इसको हीट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ H+H2O, तो वहाँ से आपको एंटी एडिशन होता है। तो यहाँ पर आपसे सीन और एंटी वाला कॉन्सेप्ट तो पूछा नहीं है, तो ऑप्शन मैच करना था।
तो वाटर डालने से तो बनने से रहा, है ना। डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 वाला रिएक्शन हो चुका है ऑलरेडी, तो बचा कौन अपने पास, वाटर और आपके पास डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4। जैसा मैंने बोला आपसे कि डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4 जो है वो क्या करेगा आपके पास, सीन एडिशन, है ना। तो अगर इसमें सीन एडिशन है हाइड्रोक्साइलेशन में, तो आपको दो चीज़ें याद होनी चाहिए, या तो डाइल्यूटेड KMnO4 हो जाए या तो फिर क्या हो जाए, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, कैसा, डाइल्यूटेड। अगर इन दोनों में से कोई है तो सीन एडिशन होता है और दोनों पे के क्या जुड़ जाता है, OH जुड़ जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा, जो C है वो C पे क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में आप देखोगे तो C6F5 MgBr है, उससे C6H6 बन रहा है, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, राइट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है सर, RMgX है, और RMgX में इस पे क्या है, माइनस, और इस पे क्या आपके पास दो तरह से बिहेव करेगा ये R माइनस, या तो बेस की तरह या तो न्यूक्लियोफाइल की तरह, है कि नहीं। और आपको क्या दिया इसमें, वाटर, HOH, तो ये H कैसा है, एसिडिक, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बताओ, बेस की तरह। तो इसको R को क्या मिलेगा, H। सेम फंडा यहाँ पर भी है, देखो आप C6H5 था, C6H6 बन गया, यानी H प्लस कैप्चर किया, यानी किसकी तरह बिहेव किया रहा होगा, बेस की तरह। इससे एसिड ढूंढेंगे, एसिड कहाँ मिल रहा है आपको, वाटर में, तो आप क्या बोलोगे, D का जो है वो P हो जाएगा, D का जो है वो P हो जाएगा। तो AR देखते हैं किसमें, इन दोनों में है, फिर BS दोनों में है, फिर CQ इसमें है, और DP है, यानी ऑप्शन C। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 55। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 55 में देखेंगे तो आपको पूछा है आइडेंटिफाई द रिएजेंट्स इन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, और रिएजेंट्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको दिखेगा कि यहाँ पर आपके पास क्या है, हेलोजन है, और यहाँ से हेलोजन रिमूव हो गया, यानी ये कौन सा रिएक्शन है, डीहेलोजिनेशन। और चूंकि डीहेलोजिनेशन कराने से ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब आपके पास जो रिएजेंट होना चाहिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। सिर्फ अल्कोहलिक KOH देने से तो काम नहीं चलेगा, आपको NaNH2 चाहिए होगा या KNH2 चाहिए होगा। तो आप ढूंढोगे NaNH2 वाला ऑप्शन कौन है, तो 2 है, ठीक है। उसके बाद आप देखते हो कि अब 2 ऑप्शन है, तो सर क्या क्या दिया हुआ है, एक में दिया है KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H+, अब KMnO4 H+ दिया, और यहाँ पर दिया HgSO4 H2SO4। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, देखो ध्यान से, कीटोन में। अब बताओ, अल्काइन से कीटोन बन जाना, यानी एक कुचरोव रिएक्शन, और कुचरोव रिएक्शन है तो क्या होगा, आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, HgSO4 और इन द प्रेजेंस ऑफ क्या होगा, H2SO4 होना चाहिए, है ना। तो अगर यहाँ पर आप देखोगे तो HgSO4 और H2SO4 है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, यही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अल्कोहलिक KOH तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अल्कोहलिक कैसे अल्काइन नहीं बन सकता है, ठीक है। अल्कीन तक जा सकते हो आप, अल्काइन जाने के लिए आपको मतलब फर्दर आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन कराने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग बेस ही चाहिए होगा, यानी NaNH2 लेने से ही रिएक्शन कंप्लीट होगा, ये NCERT में साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे NaNH2 और फिर H2O एंड लास्ट में फिर HgSO4 H2SO4। कैसे, आप अगर देखना चाहो तो आप सिंपल है, यहाँ पर बताने की बात तो है नहीं, यहाँ से Br निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, फिर यहाँ से Br निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, ये बन जाएगा, और फिर उसका टॉटोमराइजेशन हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपको दिखा दूँ एक यहाँ से स्टेप, पहला तो एलिमिनेशन है, आई होप आप समझ गए होगे, यहाँ से Br, यहाँ से H डबल बॉन्ड, फिर यहाँ से Br, यहाँ से H ट्रिपल बॉन्ड, तो ये बन गया, है ना। तो ये क्या आपके पास एलिमिनेशन है ना, डीहेलोजिनेशन वाला रिएक्शन होता है। और फिर अगर आप इसमें क्या डालते हो, HgSO4 H2SO4 डालते हो, कुचरोव रिएक्शन कराते हो, तो कुचरोव में क्या होता है, हम लोग क्या पढ़ते हैं कुचरोव में, कि यहाँ पर मार्कोनिक-कॉफ रूल फॉलो करते हैं। तो मार्कोनिक-कॉफ फॉलो करोगे तो आप क्या होगा, ROH और डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा, यहाँ पे CH2। अब इसका क्या होगा, टॉटोमराइजेशन होगा, तो ये H यहाँ जाएगा और यहाँ से यहाँ जाएगा, तो आपका जो आंसर है वो देखो ये चीज़ आ गई। तो एकदम आपके दिमाग में अगर होगा तो आप फटाक से आंसर कर पाओगे, इजीली कर पाओगे, और वो आंसर आपका जो निकल के आता है वो आ जाएगा C। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो C हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको, पहला जो स्टेप है वो आपका डीहेलोजिनेशन रिएक्शन है, और उसके बाद वाला जो रिएक्शन है वो कुचरोव रिएक्शन है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने आंसर को पिक किया, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question is 56. It says, how much time is required for complete decomposition of 4 mole of water using a current of 4 ampere? तो water के decomposition की reaction होती है 2H2O gives H2 2H2 plus O2, और हमें याद रखना है कि water के एक मोल को डिकम्पोज करने के लिए we need 2 मोल इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल वाटर के लिए चाहिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब कि 4 मोल वाटर को डिकम्पोज करने के लिए वी नीड टोटल 8 मोल इलेक्ट्रॉन, और 8 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 8 फैराडे। सो वी नीड 8 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो टोटल चार्ज Q हो जाएगा 8 फैराडे, और 1 फैराडे होता है 96500 कूलम्स। तो ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू 8 इंटू 96500 कूलम्स। दिस इज द टोटल चार्ज रिक्वायर्ड। और हमें क्वेश्चन में दिया है करंट I इज इक्वल टू 4 एम्पियर एंड वी नो Q इज इक्वल टू I इंटू T। तो ये बन जाएगा Q है 8 इंटू 96500
I है 4 और यहाँ से मिल जाएगा हमें टाइम, तो यहाँ से टाइम मिलेगा हमें T इज इक्वल टू 8 × 96500 डिवाइडेड बाय 4 सेकेंड्स, तो ये आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 1.93 × 10⁵ सेकेंड्स, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो गिवन ऑप्शंस में द आंसर इज ऑप्शन ए। Next question is 57. It says in a mercury cell the overall cell reaction is, तो mercury cell या बटन सेल, इसकी सेल रिएक्शन हमें याद रखनी है। तो एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन और एनोड पे हमें याद रखना है कि मरकरी सेल में जिंक गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू जिंक ऑक्साइड और कैथोड पे होगा रिडक्शन और कैथोड पे मरकरिक ऑक्साइड HgO गेट्स रिड्यूस्ड टू मरकरी। सो ये है सेल रिएक्शंस इन मरकरी सेल। तो ये हमें दिया है इन ऑप्शन बी, जिंक गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू जिंक ऑक्साइड एंड मरकरिक ऑक्साइड गेट्स रिड्यूस्ड टू मरकरी Hg। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 58। इसमें हमें कॉलम 1 में कुछ क्वांटिटीज दी हैं, हमें उनको मैच करना है विद द यूनिट्स इन कॉलम 2। तो ए हमें दिया है कंडक्टेंस एंड कंडक्टेंस हमें पता है इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, तो इसका यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स और ये हमें दिया है इन 2, तो इसका मतलब कि ए मैचेस विथ 2। फिर बी हमें दिया है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और वी कैन कॉल इट कंडक्टिविटी विच इज कप्पा, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस का यूनिट है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, तो ये हमें दिया है इन 3, इसका मतलब कि बी मैचेस विथ 3। देन वी हैव रेजिस्टेंस आर और रेजिस्टेंस का यूनिट होता है वी ऑल नो ओम, इसका मतलब कि ओम दिया है हमें 4 में, तो सी मैचेस विथ 4। और फिर हमें दिया है डी मोलर कंडक्टेंस लैम्डा एम और इसका यूनिट होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इन सीजीएस यूनिट, तो ये हमें दिया है इन 1। इसका मतलब कि A मैचेस विथ 2, B मैचेस विथ 3, C मैचेस विथ 4 एंड D मैचेस विथ 1। तो इसमें जो ऑप्शन A है इसमें एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो A के आगे होना चाहिए था यहाँ पे 4 नहीं 2, तो हो जाएगा A मैचेस विथ 2, देन B मैचेस विथ 3, C मैचेस विथ 4 एंड D मैचेस विथ 1। तो इस हिसाब से हमारा आंसर होगा A, आंसर होगा ऑप्शन A, जहाँ पे ये जो A है इट मैचेस विथ 2 एंड नॉट 4। Next question is 59. It says number of Faradays required to reduce 1 mole Cr2O7 to Cr3 ions is. तो Cr2O7 reduce होगा to chromium 3+, इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है +6, ये है +3 में, तो यहाँ पे चेंज है 3 इलेक्ट्रॉन्स का फॉर 1 क्रोमियम एटम, लेकिन यहाँ पे 2 क्रोमियम एटम है, इसका मतलब कि इसका वैलेंसी फैक्टर हो गया 3 × 2 6। Valency factor of Cr2O7 is 6 and we know number of Faradays required is equal to number of gram equivalents और number of gram equivalents होते हैं number of moles into valency factor, number of moles into valency factor। So number of moles हमें दिया है क्वेश्चन में 1 मोल और इसका valency factor कितना है 6, इसका मतलब कि 6 Faraday of electricity is required, इसका मतलब कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 Faraday। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 60। तो इसमें हमें क्रोमियम 3+ और Fe2+ इनके SRP की वैल्यू दी है और गिवन IUPAC सेल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें सेल पोटेंशियल निकालना है, तो वी हैव टू अप्लाई नर्स्ट इक्वेशन। तो गिवन सेल के लिए जो E0 सेल होगा, E0 सेल का फॉर्मूला होता है SRP या E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। सो कैथोड पे हमारे पास है आयरन Fe2+, तो ये हो जाएगा E0 ऑफ Fe2+ टू Fe माइनस SRP ऑफ एनोड, ये हो जाएगा E0 ऑफ एनोड पे वी हैव क्रोमियम एंड क्रोमियम 3+, तो ये हो जाएगा Cr3+ टू Cr। तो SRP ऑफ Fe2+ हमें क्वेश्चन में दिया है -0.42 वोल्ट माइनस SRP ऑफ Cr3+ दिया है -0.72 वोल्ट, तो ये हो गया +0.3 वोल्ट। तो ये है E0 सेल, लेकिन हमें निकालना है नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल E सेल, क्योंकि ये जो सेल है वो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस में है। तो इसके लिए वी हैव टू राइट द सेल रिएक्शन। तो जो हमारी एनोड हाफ रिएक्शन है या फिर जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है वो है क्रोमियम से बन रहा है क्रोमियम 3+ +3 इलेक्ट्रॉन, तो क्रोमियम 3+ की कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोलर, और जो हमारी कैथोड हाफ रिएक्शन है यहाँ पे Fe2+ रिड्यूस हो रहा है टू गिव Fe, और यहाँ पे Fe2+ की कॉन्सेंट्रेशन है 0.01 मोलर। तो हमें चाहिए सेल रिएक्शन, तो हमें इन दोनों हाफ को ऐड करना है इस तरीके से सच दैट द इलेक्ट्रॉन्स गेट कैंसल्ड। तो इसके लिए हम इस
इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो यहाँ पे हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, ऐड करने पे कैंसिल हो जाएंगे। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो जो हमारी टोटल सेल रिएक्शन आएगी, इन दोनों को ऐड करने के बाद में कंप्लीट सेल रिएक्शन विल बी 2 क्रोमियम, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया इसलिए 3 Fe2+, और यहाँ बन जाएगा 2 Cr3+, और यहाँ पे आ जाएगा 3 Fe सॉलिड। तो यहाँ पे जो Fe2+ है, Fe2+ की कॉन्सेंट्रेशन है 0.01 विच इज 10⁻² मोलर, और जो क्रोमियम 3+ है इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 विच इज 10⁻1 मोलर। और अब इस सेल रिएक्शन पे वी कैन अप्लाई द नर्स्ट इक्वेशन, तो ये बन जाएगा E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.06 मान सकते हैं हम लोग, 0.0591 को अप्रोक्सीमेटली वी कैन टेक इट एज 0.06 बाई n। तो यहाँ पे हमारे पास जो n है, जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल किए थे वो 6 थे, तो इसका मतलब कि n हो जाएगा 6 इंटू लॉग ऑफ, तो ये आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cr3+ का स्क्वायर, मतलब कि 10⁻1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, फिर नीचे आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe2+ का क्यूब विच इज 10⁻2 का क्यूब। तो ये सॉल्व करना है हमें, और E नॉट सेल हम निकाल चुके हैं, E नॉट सेल है प्लस 0.3 वोल्ट, तो ये आ गया 0.3 माइनस, और ये आ जाएगा 0.06 बाई 6 विच इज 0.01 इंटू 10⁻, लॉग ऊपर है 10⁻² और नीचे है 10⁻6, तो ये बन जाएगा 0.3 माइनस 0.01 इंटू, तो ये आ गया लॉग ऑफ 10⁴ विच बिकम्स 4, तो ये बन गया 0.3 माइनस 0.04 विच इज इक्वल टू प्लस 0.26 वोल्ट। तो ये है हमारा सेल पोटेंशियल। तो गिवन ऑप्शंस में द आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। तो क्वेश्चन नंबर 61 में आपको पूछा है among the following in which pair the first compound is more reactive than second for SN1 reaction। अगर SN1 रिएक्शन पूछा है तो सबसे पहले आप डिग्री चेक करो, है ना, जिसकी डिग्री क्या होगी, जैसे 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होगा देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, या फिर सबसे आसान तरीका है कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी। देखो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना SN1 का रेट क्या होगा, फास्ट होगा। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि जो मोर रिएक्टिव फर्स्ट वाला होना चाहिए सेकंड से। एक एक करके ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ से ये Cl है, ये तो SN1 SN2 देगा ही नहीं, तो इसमें तो बात ही नहीं है, मतलब इसका कम होगा किससे, CH2Cl से। तो अगर आप इसमें SN1 का ऑर्डर पूछोगे तो ऑर्डर ये होना चाहिए, है ना, क्योंकि इसमें Cl निकलेगा, इस पर प्लस आएगा और इस पर प्लस आएगा तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक है, मतलब इसमें ज़्यादा SN1 ये होगा, लेकिन पूछा पहला वाला किस में होगा। अब दूसरे ऑप्शन में अगर आप जाओगे, यहाँ है, तो दूसरा ऑप्शन में आपके पास इस तरीके से दिया है Cl और इस तरीके से यहाँ पे Cl दिया है। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये शिफ्टिंग कराएंगे। आपको हमेशा ध्यान रहना चाहिए जब भी कंपैरिजन आता है तो शिफ्टिंग नहीं की जाती है, फर्स्ट कार्बोकेटायन से हमेशा कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, अगर आप यहाँ देखोगे तो आप ये कितना डिग्री है, 1 डिग्री है, और यहाँ देखोगे तो ये कितना डिग्री है, 2 डिग्री है। तो इसलिए यहाँ पर जब ये Cl निकलेगा तो यहाँ कार्बोकेटायन आएगा 1 डिग्री वाला, और यहाँ से जब निकलेगा तो यहाँ कार्बोकेटायन आएगा 2 डिग्री वाला। तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए अभी भी सेकेंड जो है SN1 फास्ट देगा। सी में अगर आप आओगे तो सी में आपको दिखेगा ये Cl है और फिर ये Cl, राइट। अब देखो यहाँ से Cl निकालोगे, इस पे कार्बोकेटायन आएगा, यहाँ से Cl निकालोगे, इस पे कार्बोकेटायन आएगा, तो ये कितना है 2 डिग्री, ये कितना है 1 डिग्री। 2 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। तो आप क्या बोलोगे, अच्छा इसमें SN1 ज़्यादा फास्टर हुआ, यही तो पूछा था कि इसमें पहला वाला ज़्यादा फास्ट देगा। फिर भी मैं लास्ट ऑप्शन भी आपको दिखा देता हूँ, जैसे आपके पास है ये, ठीक है, यहाँ Cl है और यहाँ Cl है, तो यहाँ से Cl निकलेगा, ये 3 डिग्री है, यहाँ से Cl निकलेगा, ये 1 डिग्री है, तो इसका ज़्यादा होगा। तो आप देखो C आंसर हो जाएगा। तो आप ढूंढोगे कौन सा वाला आंसर हो जाएगा, अपना C जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आए SN1 का कंपैरिजन, तो हमेशा आप कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखो, जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा वही आपका SN1 फास्ट देगा, राइट। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में अगर आप देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिया है, Cl है, Br है और यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है। ठीक है, इसमें डाला गया Na और ड्राई ईथर। तो अगर आप Na और ड्राई ईथर डालोगे, यानी ईथर है तो ड्राई ईथर ही यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली बात है, लिखा नहीं है तो हम लोग ऐसा ही सोचेंगे ना। तो यहाँ से क्या होता है बताओ, Na ड्राई ईथर जो है वो कैसे काम करता है। तो Na ड्राई ईथर जो है ऑर्ड्स रिएक्शन है, ऑर्ड्स रिएक्शन में मैकेनिज्म जो है हम लोग या तो फ्री रेडिकल लेते हैं या तो एनायनिक मैकेनिज्म लेते हैं। तो आपको सजेस्ट करता हूँ मैं फ्री रेडिकल से करोगे तो आप आसानी से समझ सकते हो। यहाँ से Cl निकलेगा, यहाँ से Br निकलेगा, तो इस पर क्या आएगा, फ्री रेडिकल, इस पर क्या आएगा, फ्री रेडिकल। तो होता है इस पर भी फ्री रेडिकल, इस पर भी फ्री रेडिकल। तो ये 1 2 3 4 5, तो ये आपस में क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा, आपस में क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा वाया इंट्रा मॉलिकुलर रिएक्शन, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास इंट्रा मॉलिकुलर रिएक्शन होगा, विद इन दी मॉलिकुलर रिएक्शन होगा, क्योंकि उड्स रिएक्शन जो है या कोई फ्री रेडिकल
मॉलिक्यूल का जो रिएक्शन होता है उसकी नेचुरल टेंडेंसीज क्या होती है, वो या तो क्या करेगा कॉम्बिनेशन, या तो क्या करेगा डिस्प्रोपोर्शनेशन, या तो क्या करेगा इंट्रामोलिकुलर। तो जब एक से ज़्यादा फ्री रेडिकल अवेलेबल होते हैं आपके पास तो यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, ये रिंग बन जाएगा। बताओ कितना नंबर रिंग बन जाएगा, 5 मेंबर रिंग बन जाएगा। देखो ये 5 है, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ से एक 5 मेंबर रिंग बन जाएगा। नंबरिंग कहीं से भी कर लो, 1 2 3 4 5 सपोज ऐसे कर लिया है ना। तो क्या होगा, 5 पे बताओ क्या है आपके पास, 4 पे क्या है, मिथाइल है, तो आपने 4 पे मिथाइल लगा दिया। आप बोलोगे सर इसमें से ऑप्शन कैसे मैच करेंगे, तो नंबरिंग करके आप बाद में मैच कर लेना, उससे कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद क्या डाला है इसमें, Br2HNU डाला है। Br2HNU डाला है तो मतलब ब्रोमिनेशन है, और ब्रोमिनेशन इज अ सेलेक्टिव प्रोसेस है ना, क्योंकि रिएक्शन कैसा होता है बताओ, रिएक्शन होता है इसमें एंडोथर्मिक, और एंडोथर्मिक है तो एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है, एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है तो वहाँ खर्च होगी जहाँ पे फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। कहाँ पे बनेगा बताओ, 3 डिग्री पे। तो बताओ Br को कहाँ ले जाकर जोड़ देंगे, 3 डिग्री पे, तो इसी पे मान लेते हैं Br जोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद आपके बोला है क्या है, C2H5O- इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH, यानी बेसिकली स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ किया है और हीट है। तो ये कितना डिग्री है, देखो 3 डिग्री है। 3 डिग्री है, स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी क्या होगा E2 एलिमिनेशन, यानी ये अल्फा ये बीटा, और उसके बाद ये अल्फा ये बीटा और ये अल्फा। तो कितने तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे, 2। लेकिन जब कुछ नहीं पूछा है, क्या पूछा है, देखो यहाँ से मेजर प्रोडक्ट पूछा है, तो यहाँ से 2 प्रोडक्ट बनेंगे आपके पास, एक अल्फा बीटा इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड, और एक अल्फा बीटा इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड, है ना। तो आप क्या बोलोगे, इसमें क्या है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कम है, तो ये कैसा होगा माइनर प्रोडक्ट, और इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या है, ज़्यादा है, तो ये कैसा है मेजर प्रोडक्ट। चेक करके देखना है आपको, तो चेक करके देख सकते हैं, ये अल्फा अल्फा एच कितना हो जाएगा 4, देखो इसमें ये अल्फा और ये अल्फा, तो 3 2 5 और 2 7, तो अल्फा एच 7 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये देखो ऐसा स्ट्रक्चर कौन सा दिखता है जिसमें 1 पे डबल बॉन्ड 1 पे मिथाइल, 5 मेंबर रिंग यही है, 1 पे डबल बॉन्ड 1 पे मिथाइल, यानी इसका ऑप्शन जो है वो बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। सबसे पहले क्या किया, ऑर्डर रिएक्शन जैसा करेंगे हम लोग, यहाँ से लीविंग ग्रुप निकल गया, फ्री रेडिकल्स बन गए, दोनों फ्री रेडिकल बन के रिंग का फॉर्मेशन कर लिया। फिर ब्रोमिनेशन था, ब्रोमिनेशन इज अ सेलेक्टिव प्रोसेस, तो इसलिए 3 डिग्री पे आपका ब्रोमीन जाके जुड़ गया। एंड देन आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस था, हीट था और 3 डिग्री था, तो यहाँ पर E2 एलिमिनेशन प्रमोट करेंगे। तो E2 एलिमिनेशन होगा तो क्या करेंगे, अल्फा बीटा आपको बना दो, अल्फा बीटा के बीच में क्या बना दो, डबल बॉन्ड, तो उसके अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड 2 पॉसिबिलिटीज़ थी, तो ये ज़्यादा स्टेबल अल्कीन है तो मेजर प्रोडक्ट, ये लेस स्टेबल अल्कीन है तो ये माइनर प्रोडक्ट। तो इसके बेसिस पे हम लोगों ने आंसर क्लिक कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में आपसे पूछा है मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2। ठीक है, आपको 4 कंपाउंड दिए हैं। देखो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन को इसमें रखा गया है। तो क्योंकि हमेशा ज़रूरी नहीं आपको रिएक्शंस पूछे जाए, आपको कभी कभी एप्लीकेशन से या एग्जाम्पल्स से, है ना, या फिर यूजेस से, वहाँ से क्वेश्चन आता है, तो आपको ये सब भी आपको ध्यान रखना है। और इसलिए एनसीईआरटी की जो आपको टेबल्स बनी होती हैं छोटी छोटी, है ना, चैप्टर के एंड में या फिर टॉपिक के एंड में, वो ज़रूर आप ध्यान से पढ़िए, क्योंकि वहाँ से लाइन बाय लाइन आपको क्वेश्चन उठाकर डायरेक्ट डाल दिया जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास क्या दिया हुआ है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड कहाँ यूज़ करते हैं, तो वो फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज़ करते हैं, तो A का 3 हो जाएगा। तो ये सब आपका मेमोरी बेस्ड होता है थोड़ा, तो A का 3 हो जाएगा। फिर आपके पास जो मिथाइलिन क्लोराइड है वो हम लोग पेंट रिमूवर की तरह यूज़ करते हैं, यानी B का 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर DDT जो है वो तो आपको याद ही होगा, DDT एकदम क्लास में बार बार बोला जाता है। तो DDT क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, तो C का जो है वो 4 हो जाएगा। और फिर आपके पास बोला गया है फ्रियॉन्स। तो फ्रियॉन्स जो होता है वो किस में काम आते हैं, कूलेंट की तरह काम आते हैं, रेफ्रिजरेटर में या फिर AC में, है ना, पहले यूज़ किए जाते थे। अभी तो फ्रियॉन्स जो है आपको ही पता है बैन कर दिया गया है, क्योंकि ये क्या करता है, ओजोन का डिप्लेशन करता है। तो इसलिए आपके पास C4 हो गया और D2 हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑप्शंस क्या करेंगे, मैच करते हैं और देखते हैं कि क्या हो जाएगा आंसर। तो अगर हम लोग 63 का आंसर मैच करें तो 63 में आपके पास है A का 3 है। A का 3 किस में है, अच्छा एक ही ऑप्शन में, ये तो ऐसे ही बन गया। हाँ, तो आपको चेक भी नहीं करना था। A पे 3 है, B का 1 है, C का 4 है, D का 2 है। तो इसका आंसर जो है वो D हो जाएगा। तो ये अगर थोड़ा सा ऑप्शन आप ध्यान से देखते तब भी आपका आंसर यहाँ से निकल के आ जाता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 64। 64 में असर्शन रीजन एक आपसे पूछा गया है कि एराइल हैलाइड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स ऑफ फिनॉल। अगर फिनॉल है और आप इसको रिप्लेस करना चाहते हो, ठीक है, फिनॉल बाय हेलोजन एटम, तो क्या आप रिप्लेसमेंट से कर सकते हो क्या आप ये OH हटा सकते हो क्या? नहीं हटा सकते। क्यों नहीं हटा सकते? क्योंकि जो लोन पेयर है ये किसमें जा रहा है, रेजोनेंस में, जिसकी वजह से क्या डेवलप हो जाएगा, पार्शियल DB कैरेक्टर, यानी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और एक बार पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बन गया, इसका मतलब जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रांग हो जाएगा। और बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रांग हो जाएगा तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो लिख रहा है कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, यानी कि असर्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर बोलता है फिनॉल्स रिएक्ट विथ हेलोजन एसिड
वायलेंटली, नहीं। फिनॉल्स के साथ अगर आप HCl डालोगे क्या ये रिएक्शन देगा? नहीं। वही सेम रीज़न है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भाई रेजोनेंस में जा रहा है, और रेजोनेंस में जा रहा है तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इस वजह से यहाँ पर रिएक्शन पॉसिबल है नहीं। तो आप क्या बोलोगे? रीज़न जो है वो बिल्कुल गलत लिखा है कि हैलोजन एसिड के साथ वायलेंटली रिएक्ट करता है, यानी असर्शन तो सही है लेकिन रीज़न गलत है। तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट आंसर, इफ़ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ये जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 65। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 65 में देखेंगे तो आपको एक इस तरीके का कंपाउंड दिया है, इसमें यहाँ पर आपके पास डबल बॉन्ड है और यहाँ पे इस तरह से वेज में CH3 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें एक बार आपके OMDM है, ठीक, और एक बार आपके इसी में H3O+। तो आपसे पूछा है क्या आंसर होगा। आप सोचो पहले कि क्या हो सकता है आंसर। ठीक है, इसका OMDM मतलब ऑक्सीमर्क्यूलेशन डीमर्क्यूलेशन पहले लिख दिया है, आपके पास क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक तो है आप पूरा बनाओ और एक है आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो। कैसे? देखो अगर आप OMDM कराओगे तो आपको पता है कि यहाँ पर कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, राइट, और अगर रीअरेंजमेंट नहीं होगा तो इस वाले पे OH आकर जुड़ेगा, है कि नहीं। लेकिन H3O+ जब आप कराओगे, डायरेक्ट हाइड्रेशन कराओगे, तो यहाँ तो रीअरेंजमेंट होगा कि अगर यहाँ पर प्लस आया तो ये प्लस क्या होगा, यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा। जैसे सपोज यहाँ से एक बारी जब कार्बोकेटाइन बना, है ना, एक बारी जब कार्बोकेटाइन बना यहाँ पे, तो इस कार्बोकेटाइन पे ये तो ऐसा ही रहेगा डैश या वेज तो वेज रहेगा, और यहाँ पर आपके पास H3O+ अगर है तो H3O+ की वजह से H+ कैप्चर करके ये बनाएगा, लेकिन ये शिफ्टिंग में जाएगा, S शिफ्टिंग में जाएगा, और अगर S शिफ्टिंग में जाएगा तो यहाँ पे आपके पास इस वाले पे प्लस आ जाएगा, राइट, यहाँ पे CH3 होता CH3 रहेगा, इस पे प्लस आ जाएगा, और अब इसी पे जाके कौन जुड़ जाएगा? वाटर। तो इस पे जब वाटर जुड़ेगा तो इस पे क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा, राइट। मतलब आपके पास यहाँ पर CH3 और OH और कायरल होगा। तो आपको ये ढूंढना है कि जो आपके पास B वाला जो प्रोडक्ट है उसमें किस में आपके पास यहाँ पर OH दिया हुआ है। तो आप देखोगे इसमें CH3 के साथ OH, B वाला किसमें? एक यहाँ दिया है, यहाँ तो है ही नहीं। उसके बाद फिर यहाँ पर एक दिया है क्या? ये तो बराबर दे दिया है और भी, जबकि ए और बी सेम नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई रीअरेंजमेंट होगा नहीं OMDM में, तो ये भी नहीं हो सकता। और यहाँ ए और बी बराबर दिया है और यहाँ भी आपके पास क्या किया है? यहाँ पर रीअरेंजमेंट कराया है, दोनों को बराबर मान लिया है, और यहाँ रीअरेंजमेंट नहीं कराया, दोनों को बराबर मान लिया, जबकि दोनों का आंसर अलग लगाएगा। मतलब ना तो C ऑप्शन होगा, ना तो D ऑप्शन होगा, ना तो B ऑप्शन होगा। सिर्फ एक ही जगह हम लोग को B में दिखा कि आपके पास क्या है? कायरल भी बन रहा है और CH3 पे OH भी आ रहा है, वाया दिस मैकेनिज्म, है ना। तो आपको B पता है कि जो B आंसर हो जाएगा वो ये होगा। इस वजह से आपका आंसर डायरेक्ट ही आप क्या कर सकते थे पिक, कि आप यहाँ पर क्या है? CH3 है, यहाँ पे कौन आ गया? OH आ गया, और ये कायरल है तो ये B हो जाएगा सर, आंसर खत्म। तो ऑप्शन नंबर A जो है आपका आंसर हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर मान लो सर आपको जानना है कि नहीं सर मुझे बताइए कि यहाँ पर जो है ये वेज और डैश का क्या कॉन्सेप्ट है, तो आप ज़रा सोचो। OMDM जो होता है आपके पास, ये OMDM जो होगा आपके पास, उसमें क्या होगा आपके पास? जब OH जाकर जुड़ेगा तो OH जुड़ेगा तो क्या होगा आपके पास? वेज से भी जुड़ सकता है और डैश से भी जुड़ सकता है। क्यों ऐसा हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो ग्रुप लगे हुए हैं इस पे आपको वेज और डैश मेंशन नहीं किया है, और वेज और डैश मेंशन नहीं किया तो ये कैसा हो सकता है? बताओ, वेज से भी जुड़ सकता है और डैश से भी जुड़ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। इसीलिए आपको दोनों पॉसिबिलिटी बनाकर दिखाया कि एक बार डैश से जोड़ दिया, एक बार वेज से जोड़ दिया, लेकिन यहाँ पर आपका कायरल बन रहा है, तो इसीलिए आपके पास आंसर जो है इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन छांटना था, ना कि बनाना था, तो आप फटाक से कर सकते थे। अदरवाइज आप बनाते तो आपको आंसर इस तरह से आप बनाकर चेक कर सकते थे कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। तो इसमें हमें एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दिया है और हमें उसका मैकेनिज्म भी दिया है, एंड वी हैव टू राइट द रेट लॉ। तो वी नो द रेट लॉ इज डिटरमाइंड बाय द स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसको हम बोलते हैं RDS। तो यहाँ पे जो सेकंड स्टेप है वो है स्लो स्टेप, तो सेकंड स्टेप इज द RDS। तो जो RDS का रेट लो होगा वही हमारी रिएक्शन का रेट लो होगा। तो फ्रॉम द RDS या फिर फ्रॉम द स्लो स्टेप इस रिएक्शन का जो रेट हो जाएगा वो हो जाएगा रेट इज इक्वल टू, लेट्स से रेट कांस्टेंट, इसका मान लेते हैं रेट कांस्टेंट K1 है, तो K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NoCl2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO। लेकिन जो NoCl2 है वो हमारी ओवरऑल रिएक्शन का इंटरमीडिएट है, ना तो ये रिएक्टेंट है ना ये प्रोडक्ट है, ये है इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट हमें ध्यान रखना है, ये हमारी फाइनल रिएक्शन का पार्ट नहीं बन सकता, हमें इसे करना पड़ेगा एलिमिनेट, ठीक है। और यहाँ पे NO है, तो NO तो हमारी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट है, तो ये तो अलाउड है, लेकिन इंटरमीडिएट को हमें करना पड़ेगा रिप्लेस। तो इसको रिप्लेस करने के लिए हम यूज करेंगे जो हमारी पहली रिएक्शन है, फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसे हम यूज करेंगे। तो पहले स्टेप के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये बन जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NoCl2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2। तो इस
इक्वेशन से वी कैन राइट द एक्सप्रेशन ऑफ NaCl2। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl2 बन जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KeQ इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2। और NaCl2 के इस एक्सप्रेशन को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट K1 इनटू NaCl2 की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KeQ इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2। और हमारे पास पहले से है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO, तो यहाँ पे कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट इट बिकम्स अ न्यू कांस्टेंट, लेट्स से K। तो ये बन जाएगा रेट कांस्टेंट K। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO है 2 बार, तो ये बन गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO का स्क्वायर इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2। सो दिस इज द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन। और ये हमें दिया है ऑप्शन ए के अंदर, इसका मतलब हमारा आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 67। इट सेज for a first order reaction K equal to 10 to the power minus 4 second inverse, the time of 3/4 life will be। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट K है 10 to the power minus 4 और T 3/4 चाहिए, टाइम ऑफ 3/4 लाइफ। और हमें पता है कि जब टाइम T 3/4 हो जाएगा तो जो कॉन्सेंट्रेशन बचेगी A की, या इनिशियल जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बचेगी AT, दिस विल बी इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस 3/4 तो रिएक्ट कर गया है, तो ये हो जाएगा 3A0/4। तो ये बन जाएगा A0/4। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है A0 और एट 3/4 लाइफ या T 3/4 द कॉन्सेंट्रेशन रिमेनिंग इज A0/4। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें पता है एक फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल टू 1/K ln A0/AT। तो T 3/4 ये हो जाएगा 1/K, K की वैल्यू है 10 to the power minus 4 इंटू ln इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0 एंड AT इज A0/4। तो ये A0 से A0 कैंसिल हो गया, ये बन गया ln4/10 to the power minus 4। ये बन जाएगा ln4 है ln2 का स्क्वायर विच बिकम्स 2ln2, 2ln2/10 to the power minus 4। तो ये बन जाएगा 2 इंटू ln2 की वैल्यू होती है 0.693 और ये 10 to the power minus 4 नीचे है, तो ये बन जाएगा 10 to the power 4 और ये आ जाएगा 1.386 इंटू 10 to the power 4 सेकेंड। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। गिवन ऑप्शंस में द आंसर विल बी option B. Next question is 68. It says the unit of rate constant obeying the rate expression are equal to K concentration of A to the power 1 concentration of B to the power 2/3। तो जो given rate expression है इससे हमें मिलेगा order of reaction। order है sum of the exponents, तो exponents का sum हो गया 1 plus 2/3 which is 5/3, ठीक है। और unit of rate constant K ये होता है मोल पर लीटर टू दी पावर 1 माइनस ऑर्डर टाइम इनवर्स। तो अगर रिएक्शन का ऑर्डर m है तो ये होता है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ये हम याद रख सकते हैं। तो ये बन जाएगा मोल पर लीटर टू दी पावर 1 और रिएक्शन का ऑर्डर m है 5/3, दिस बिकम्स 1 माइनस 5/3 टाइम इनवर्स। तो ये बन जाएगा मोल पर लीटर एंड 1 माइनस 5/3 ये बन जाएगा माइनस 2/3 टाइम इनवर्स। तो ये बन गया मोल टू दी पावर माइनस 2/3 और लीटर या -1 है, दिस बिकम्स 2/3 टाइम इनवर्स। सो ये हो जाएगा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट और ये हमें दिया है इन ऑप्शन ए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 69। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन रिएक्शन के लिए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 दिया है और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 गैस पूछा है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 ये हमें क्वेश्चन में कितना दिया, 10 ग्राम पर सेकेंड। तो ये मास में दिया है, लेकिन वी नो कि हमें स्टोइकियोमेट्री अप्लाई करनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ मोल्स, तो इसको मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। सो गिवन मास 10 ग्राम बाय द मोलर मास ऑफ SO3। SO3 का मोलर मास कितना है 80, तो ये बन जाएगा 10/80 मोल पर सेकेंड और वी कैन से 1/8 मोल पर सेकेंड। तो ये है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3। और जो हमारी गिवन इक्वेशन है, जो बैलेंस्ड गिवन इक्वेशन है, तो इसकी स्टोइकियोमेट्री से वी कैन राइट द रिलेशन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ O2 1, दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ SO3 2। तो यहाँ से मिलेगा हमें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 गैस जो हमें क्वेश्चन में निकालना है, दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 विच इज 1/8। तो 1/8 डिवाइडेड बाय 2 मोल पर सेकेंड, तो ये बन गया 1/16 मोल पर सेकेंड। लेकिन ऑप्शंस में हमें ग्राम पर सेकेंड दिया है, तो वापस से मोल से कन्वर्ट करेंगे मास में। तो
तो ये बन जाएगा 1/16 और जब मोल से मास में कन्वर्ट करेंगे तो हमें O2 के मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विच इज़ 32, तो ये बन गया ग्राम पर सेकेंड, तो ये बन जाएगा ये 16, तो 32/16 दिस बिकम्स 2 ग्राम पर सेकेंड। इसका मतलब कि दिस इज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2 गैस। गिवन ऑप्शंस में द आंसर विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 70। तो ये एक असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। तो असर्शन का स्टेटमेंट है अ कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ अ रिएक्शन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। असर्शन का स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि जब कैटलिस्ट को यूज करते हैं तो वो रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसे कम कर देता है, और जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है एनर्जी बैरियर कम हो जाएगा, तो मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर एबल टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर, सो मोर नंबर ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड। इस वजह से द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। तो ए इज करेक्ट। और रीजन का स्टेटमेंट क्या दिया है, द कैटलिस्ट इंक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी विच इन टर्न इंक्रीजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो रीजन का स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है, इंक्रीज नहीं करता, इसलिए रीजन इज इनकरेक्ट, असर्शन इज ट्रू। तो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 71। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 71 की बात करोगे तो आपको यहाँ दिखेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, इसमें BH3 THF H2O2 डाला यानी HBO करा रहा है, यानी हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एंटी मार्कोनी क्रॉस फॉलो होगा, और एंटी मार्कोनी क्रॉस फॉलो होगा तो CH2 पे यहाँ क्या आ जाएगा OH। इसमें डाल दिया है PCC यानी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये क्या हो जाएगा अल्कोहल में से कन्वर्ट हो जाएगा किस में, एल्डिहाइड में, तो C डबल बॉन्ड OH ये बन जाएगा, राइट। इसी में फिर क्या डाला है HgOAC होल ट्वाइस H2O यानी OMDM कराया, यानी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कराया। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कराएंगे तो क्या होगा, ये किसको फॉलो करेगा, मार्कोनी क्रॉस टूल को, तो इस पे क्या आ जाएगा OH और इधर क्या आ जाएगा आपका CH3। और फिर इसमें फिर से PCC डाला है तो क्या होगा, ये इसका ऑक्सीडेशन होगा, 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा, एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में। तो आपसे पूछा बताओ दोनों के बीच क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो आप क्या बोलोगे क्या कहलाता है सर, ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो क्या है ये दोनों एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर्स है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में आपसे पूछा है प्लेस द फॉलोइंग बेंजाइल अल्कोहल, यहाँ पर फॉलोइंग है, ठीक है, इतना तो आप समझ ही सकते हो और आपके इसमें सही रहेगा वहाँ पर लिखा हुआ। तो प्लेस द फॉलोइंग बेंजाइल अल्कोहल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट विथ HBr। तो आपसे दिया हुआ है C6H5CH2H यानी ये है, और इस पे CH2 है और इस पे OH पहला दिया हुआ है। दूसरा है आपके पास पैरा पे NO2 है, पैरा पे NO2 है और यहाँ पे आपके पास CH2OH, राइट। उसके बाद फिर आपके पास पैरा पे OCH3 है और इस पे आपके पास दिया हुआ है CH2OH, राइट। उसके बाद फिर पैरा पे आपके पास क्लोरीन है और फिर यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है CH2OH, राइट। आपको बोला इन सब का रिएक्शन कराया जा रहा है HBr के साथ। HBr के साथ रिएक्शन कराओगे तो इसके पास क्या है H+, तो H+ प्रोटोनेट करके इसको निकाल लेगा, इसको निकाल लेगा, इसको निकाल लेगा और इसको निकाल लेगा। तो इन सब पे जो चार्ज है कैसा आएगा, इन सब पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, आएगा कि नहीं, यानी कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देख लो, सबसे ज़्यादा स्टेबल कहाँ होगा, जहाँ डोनर ग्रुप लगे होंगे। यहाँ लोन पेयर है, ये क्या शो करेगा +M, यहाँ क्या है, ये क्या होगा -M, और ये क्या होगा, इसमें -I डोमिनेट करेगा और इस पर कोई ग्रुप नहीं लगा है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज कौन करेगा, आप बोलोगे ये सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। उसके बाद कौन स्टेबलाइज करेगा सर, तो ये दोनों तो डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। मान लेते ये A है, ये B है, जो दिया हुआ है आपके पास ये C है और ये D है। तो आप बोलो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा सर, C, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और प्लस कार्बोकेटाइन को ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। अब ये दोनों तो होंगे नहीं क्योंकि विड्रॉइंग, क्योंकि मुझे डोनेट करने वाला चाहिए, डोनेटिंग नहीं है, इसमें कोई ग्रुप नहीं है तो ज़्यादा अच्छा है। तो C के बाद A। अब इन दोनों में से कौन ज़्यादा विड्रॉइंग है, ये तो नहीं चाहिए, तो फिर ये होगा, तो फिर D और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा B। तो आंसर हो जाएगा CADB। क्या हो जाएगा CADB, देख लेते हैं CADB, ऑप्शन नंबर A जो है ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 73। तो क्वेश्चन नंबर 73 में आपसे पूछा है कि फिनॉल है, CO2NaOH है, यानी कोल्ब्स रिएक्शन है या फिर आप कोल्बेज रिएक्शन जिसको बोलते हो, एंड उसमें देन एसिटिक एनहाइड्रेट डाला है, राइट। तो लिख दिया है एस्प्रिन प्रोडक्ट भी। अब जैसे एस्प्रिन लिखा, जिसको एस्प्रिन का स्ट्रक्चर याद है वो तो डायरेक्ट आंसर करेगा, एस्प्रिन कौन है सर, ये, तो आपका आंसर भी हो जाएगा। या फिर आप मैकेनिज्म से करोगे तो मैकेनिज्म से देखो क्या होगा कि अगर आपके पास यहाँ पर OH है और अगर आपने इसमें डाल दिया CO2NaOH, है ना, पहला रिएजेंट, और फिर दूसरा क्या डाला H+, तो आपको ही पता है ये कोल्ब्स रिएक्शन है और ये कोल्ब्स रिएक्शन में क्या होगा, ये यहाँ से सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है।
किस में कन्वर्ट हो जाता है, सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें आपने डाला एसिटिक एनहाइड्राइड, तो एसिटिक एनहाइड्राइड डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से क्या होगा रिएक्शन, यहाँ से ये जो लोन पेयर है ये क्या करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा और ये एज अ लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा। तो बताओ क्या बन गया, देखो यहाँ पर O C डबल बॉन्ड O और CH3 जुड़ गया और यहाँ COH रह गया। तो देखो यही तो होता है क्या, एस्पिरिन, यही क्या होता है एस्पिरिन। तो जिसको याद रहेगा वो फटाक से आंसर करेगा ना, इतना बनाएगा थोड़ी ना। तो ये आसान क्वेश्चन था क्योंकि नाम दे दिया था और यही हिंट था, जिसको क्वेश्चन जल्दी करना होगा वो यहीं से कर लेगा और पूरा बैठ के बनाएगा नहीं, ठीक है। इसलिए कॉमन नेम याद रहने चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 74, जिसमें आपको पूछा है कि एक मॉलिक्यूल दिया और बोल रहा है एक्स क्या होगा। एक्स का मतलब एक्स एच आई, कितने एच आई यूज़ करोगे, कितने मोल। आसान है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है आपको। इस तरह से ये दिया हुआ है, ऑक्सीजन है, फिर ऑक्सीजन है और फिर OCH3। इसमें क्या सोचना था, बहुत आसानी से आप आंसर कर सकते थे। एक्स एच आई है, आपसे पूछा था एक्स कितना होगा। पता ये जो लोन पेयर है रेजोनेंस में जा रहा है, यानी यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यानी इसको तोड़ना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर जो लोन पेयर है ये भी दोनों साइड रेजोनेंस में जा रहा है, यानी यहाँ भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसको भी तोड़ना पॉसिबल नहीं है, यानी ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक उसी तरह से ये लोन पेयर इधर जा रहा है रेजोनेंस में, यानी यहाँ भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यानी ये भी नहीं टूटेगा, यानी ये इधर भी नहीं टूटेगा। तो ऑप्शन क्या है, यहाँ से तोड़ो। ऑप्शन क्या है, यहाँ से तोड़ो। तो कितने मोल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, सिर्फ 2 मोल। तो आंसर 2 हो जाएगा। तो आपके पास आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 75। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 75 में देखेंगे तो आप उससे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स कैन बी यूज्ड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इनटू बेंजीन। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से आपको बेंजीन बनाना है। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है आपके पास N2+ और Cl-, और इससे बेंजीन बनाने के लिए आपको कौन से रिएजेंट्स होते हैं। तो आपको याद होगा हम लोग 2 रिएजेंट्स यूज़ करते हैं, या तो H3PO2 या तो फिर आप क्या यूज़ कर सकते हो, इथाइल अल्कोहल। ध्यान रहे, इथाइल अल्कोहल या फिर H3PO2 यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर पहला क्या है, मिथाइल अल्कोहल है, जबकि इथाइल अल्कोहल यूज़ करना है, इसलिए आप कन्फ्यूजन में मिथाइल अल्कोहल मत कर दीजिएगा। और दूसरा है कि अपने पास H3PO2, तो अपने को क्या चाहिए, H3PO2 चाहिए, यानी करेक्ट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। Next question is 76. It says chlorophyll, vitamin B12 and hemoglobin are coordination compounds of metals A, B, C respectively. A, B and C are. तो इनके मेटल्स हमें याद रखने हैं। तो क्लोरोफिल के अंदर जो मेटल प्रेजेंट होता है वो होता है मैग्नीशियम। इसका मतलब कि जो मेटल A है दैट इज मैग्नीशियम। विटामिन B12 के अंदर जो मेटल होता है वी हैव टू रिमेंबर इट इज कोबाल्ट। सो मेटल B इज कोबाल्ट एंड मेटल C जो प्रेजेंट है हेमोग्लोबिन में तो इसमें होता है आयरन। तो मेटल C इज आयरन। इसका मतलब कि हमारा आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम, कोबाल्ट एंड आयरन, और ये हमें दिया है इन ऑप्शन बी। तो बी विल बी दी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 77। इसमें हमें 2 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स दिए हैं एंड पूछा है कि आपस में ये कौन से आइसोमर्स हैं। तो वी कैन सी कि इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के अंदर हमने लिगेंड और काउंटर आयन को इंटरचेंज किया है। तो यहाँ पे हमारे पास काउंटर आयन है नाइट्राइट आयन, उसको हम अंदर लेके आ गए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। तो यहाँ पे ये बन चुका है लिगेंड और एक Cl- को बाहर ले गए तो ये यहाँ बन चुका है काउंटर आयन। तो जब हम लिगेंड और काउंटर आयन को इंटरचेंज करते हैं तो इट इज आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो दीज 2 आर आयनाइजेशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, क्योंकि ये सॉल्यूशन के अंदर अलग अलग आयंस प्रोड्यूस करेंगे। ये हमें देगा नाइट्राइट आयन इन द सॉल्यूशन और ये हमें देगा क्लोराइड आयन इन द सॉल्यूशन। So they are ionization isomers. हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ionization isomers. Next question is 78. It says for the T2G6 Eg2 system the value of magnetic moment mu is. तो T2G में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो T2G is completely filled, और Eg में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों के ऑर्बिटल्स के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ये है Eg। तो we can see that total number of unpaired electrons in this system is 2. यहाँ पे 2 unpaired इलेक्ट्रॉन है, और जब unpaired इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू हमें पता होती है we can find the magnetic moment। तो इसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n+2 bm। तो ये आ जाएगा, n की वैल्यू है 2, तो 2 इंटू 2+2 bm, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8, और स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज अप्रोक्सीमेटली 2.83 bm। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 79. इट सेज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ इज। तो लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ हमें मिलती है फ्रॉम दी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और जो हमारे पास गिवन लिगेंड्स हैं कौन से हैं, H2O है,
Cl माइनस है, NH3 है और CO है। तो अकॉर्डिंग टू द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इन चारों लिगेंड्स में से सबसे वीक फील्ड लिगेंड है Cl माइनस। इनफैक्ट जितने भी हैलाइड लिगेंड्स हैं वो सभी वीक फील्ड लिगेंड्स हैं। तो इनमें से Cl माइनस वीकेस्ट है और उसके बाद में आता है H2O, उसके बाद में आता है NH3 अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और इन गिवन ऑप्शंस में सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है CO, कार्बोनिल लिगेंड। सो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये हमें ऑप्शन डी में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 80। इसमें हमें कॉलम 1 में कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स दिए हैं, हमें उनको मैच करना है विद देयर फॉर्मूला इन कॉलम 2। तो ए में हमें दिया है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, और ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला वी हैव टू रिमेंबर, इट इज FeH2O5 NoSO4। तो इसमें जो ये NO लिगेंड है वो एक्चुअली होता है NO+, तो ए मैचेस विथ 2। फिर बी में हमें दिया है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2FeCN5 NOS, सो बी मैचेस विथ 4। फिर सी में हमें दिया है टॉलेंस रिएजेंट, ये होता है AgNH32OH, इसका मतलब कि सी मैचेस विथ 1। एंड डी सिस्प्लेटिन, ये है एक एंटी कैंसर एजेंट और इसका फॉर्मूला है PtNH32Cl2, तो डी मैचेस विथ 3। तो ये जो हमें ऑर्डर है ये हमें गिवन है इन ऑप्शन डी, A2, B4, C1 एंड D3। इसका मतलब कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 81। आपसे पूछा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट इज एसिड सॉल्ट एंड अल्कोहल। जैसे दिख रहा है आपको, दिख रहा है एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड है कीटोन है ना, एल्डिहाइड है, NaOH 50%, NH डाइल्यूटेड है। तुरंत दिमाग में क्या आना चाहिए आपको कि अगर एसिड सॉल्ट और अल्कोहल पूछ रहा है और NaOH दिया है यानी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये कहाँ बनता है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कौन से रिएक्शंस पड़े, एल्डोल, कैनिजारो, है ना, ऐसे रिएक्शंस है। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा एसिड सॉल्ट और अल्कोहल कहाँ बनता है, सर ये तो कैनिजारो में बनता है। तो कैनिजारो किसमें होता है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। तो देखो SCHO PHHO, इसमें एल्डिहाइड क्या है आपके पास, एल्डिहाइड है, और इसके पास कोई भी ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो कैनिजारो देगा। तो ये कैनिजारो देगा, और कैनिजारो से जो प्रोडक्ट है वो क्या मिलेगा, SCHO और PHCHO का जब आप रिएक्शन कराओगे किसमें 50% NaOH के साथ, तो यहाँ से आपके पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, बताओ क्या आंसर आएगा। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा जिस पे पहले अटैक होता है वो सॉल्ट बनता है, तो पहले उस पर अटैक होगा जिस पर रिएक्शन करना आसान है, इस पर अटैक आसान है, और जो बाद में बनता है अटैक जिस पे होता है उस पर अल्कोहल बनता है। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म वगैरह आपको आता होगा, और लास्ट ANTS में मैंने इसके मैकेनिज्म को एक्सप्लेन भी किया था, तो आप वहाँ से देख सकते हो अगर आपको मैकेनिज्म का आइडिया नहीं है। तो इस पे कौन सा रिएक्शन है ये, तो आप बोलोगे कैनिजारो रिएक्शन है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। क्योंकि आप बाद वाला देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है और डाइल्यूटेड है, तो क्या हो जाएगा आपके पास एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा, है ना। इसलिए आपका ऑप्शन जो है यहाँ से करेक्ट ऑप्शन ए निकल के आ जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 82। इसमें आपको दिया है CH3I, उसके बाद डाला है Mg ईथर डाला है, यानी ग्रिग्नार्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से बन जाएगा CH3MgI, राइट। अब उसके बाद फिर क्या डाला है, ड्राई आइस का मतलब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो पहला कार्बन डाइऑक्साइड है, तो पहले कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करो, रिएजेंट छोड़ो, समझा देते हैं पहले आपको कैसे मैकेनिज्म होगा। तो अगर आप CO2 की तरह यहाँ पर आपका CO2 है तो C डबल बॉन्ड हो, इस पे डेल पॉजिटिव, इस पे डेल नेगेटिव, इस पे नेगेटिव है क्योंकि RMgX है, तो R माइनस Mg2 प्लस और X माइनस। तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो इस पर अटैक करेगा और यहाँ से खुल जाएगा, तो बताओ क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O पे माइनस, ऊपर से कौन जुड़ गया, CH3। आप चाहो तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए MgI दिखा सकते हो, लेकिन इसमें ध्यान से देखोगे तो साथ में क्या दिया है, H3O प्लस भी है, तो H3O प्लस दोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, इस O माइनस को H प्लस मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ से बन गया OH, और बाय प्रोडक्ट जो है MgOHI निकल जाएगा। फिर बोला है इसमें आप क्या डाल रहे हो, रेड फास्फोरस और क्लोरीन, रेड फास्फोरस है और क्लोरीन है, मतलब Cl2 और रेड फास्फोरस। ये कौन सा रिएक्शन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। और यहाँ पर क्या है, Cl2 रेड फास्फोरस, तो बताओ ये कौन सा रिएक्शन है, ये HVZ रिएक्शन है, हेल-वोलार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन है। तो इसमें क्या देखते हैं, अल्फा पे हेलोजन लगा देते हैं, तो अल्फा पे क्या लग जाएगा, हेलोजन, यानी क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH2 पे कौन आ जाएगा, Cl, और इधर क्या है OH। तो आपको ये आंसर ढूंढना है, तो आप ढूंढो जिसमें क्या है, C डबल बॉन्ड OH CH2Cl, C डबल बॉन्ड OH CH2Cl, यही है, हाँ ठीक है यही। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। आसान था, पहले ग्रिग्नार्ड बना, फिर ग्रिग्नार्ड न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक किया, फिर हाइड्रोलिसिस हुआ, आपके पास H3O प्लस है, हाइड्रोलिसिस हुआ, इसको H प्लस मिल गया आराम से,
और इसके बाद फिर HVZ रिएक्शन से प्रोडक्ट बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में अगर आप देखोगे तो आपसे पूछा है फेलिंग रिएजेंट इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर ऑल एलिफेटिक एल्डिहाइड्स। बिल्कुल सही है, फेलिंग रिएजेंट जो है सारे एलिफेटिक एल्डिहाइड्स में काम करता है। और क्या होता है उसमें आपके पास जो है ब्राउन कलर का या फिर आप बोल सकते हो रेड ब्राउन कलर का पीपीटी आता है ना। फिर बोल रहा है कि एलिफेटिक एल्डिहाइड्स कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड इवन विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक फेलिंग सॉल्यूशन। हाँ, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि ये एरोमेटिक को नहीं कर सकता है, क्योंकि उतना ज़्यादा टॉलेंस जैसा काम नहीं करता है, टॉलेंस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो ये टॉलेंस जो है वो एरोमेटिक को भी कर सकता है, एलिफेटिक को भी कर सकता है, लेकिन ये सिर्फ किसको करता है, एलिफेटिक को, क्योंकि ये माइल्ड है और ये फेलिंग सॉल्यूशन एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने के लिए, एलिफेटिक एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए काफ़ी है। तो इसी वजह से एलिफेटिक एल्डिहाइड्स कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज इवन विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक फेलिंग सॉल्यूशन। सही बात है, ठीक है। अगर इसको क्वेश्चन को आपको और ट्विस्ट करना होता तो बोल सकता था एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों दे देता। तो आप याद रखें कि टॉलेंस जो है वो दोनों देगा, लेकिन फेलिंग जो है वो क्या देता है, सिर्फ और सिर्फ किसका देता है, एलिफेटिक के साथ ही टेस्ट देता है। यानी असर्शन सही है और आपका रीजन भी सही है, यानी बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड करेक्टली एक्सप्लेनेशन है। तो इसका आंसर 83 का आंसर जो है आपका ए हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 84। अगर आप क्वेश्चन नंबर 84 में देखोगे तो आपसे पूछा है कि ई, एफ एंड जी क्या होंगे, ठीक है। देखते हैं, आपको दिया है पीएच, सी डबल बॉन्ड हो, फिर यहाँ पे CH2 है, सी डबल बॉन्ड हो और OH। मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में क्लैरिटी मिले। तो इस पे ये वाला कार्बन जो है आइसोटोपिक लिया, ठीक है। इसको हीट किया तो आप देखोगे जरा, तो ये क्या है आपके पास, ये वाला अल्फा है, ये बीटा है, यानी ये क्या है, बीटा कीटो एस्टर, बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर ये बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसका हीटिंग इफेक्ट होगा तो क्या होता है इसमें, लास्ट पीटी में इसके बारे में मैकेनिज्म के साथ मैंने एक्सप्लेन किया था। अभी फिलहाल आप ऐसे याद रखोगे, बीटा कीटो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इससे कार्बोक्सिलिक एसिड से आपको CO2 बाहर निकाल देना है और इस H को इससे जोड़ देना है। यानी यहाँ से जो आपका है ये क्या बन जाएगा, आप बोलोगे बन जाएगा PH, सी डबल बॉन्ड O, CH2 और उससे जुड़ गया H, और ये वाला कौन सा है, ये वाला कार्बन है, राइट। CO2 बाहर निकल गया, यानी E जो है आपका वो ये बन जाएगा, ये वाला E आ गया। तो आप देखो इसमें कौन सा आंसर है, जिसमें इस वाले पे कायरल दिया, इस वाले पे आपको दिया हुआ है आइसोटोपिक, है ना। तो इसमें ये ऑप्शन तो छड़ गया आपका, पहले ये नहीं हो सकता। इसमें तीनों में दिया है, मतलब आप आगे कराओ। फिर इसमें फिर बोल रहा है कि I2 NaOH डाला है, यानी I2 NaOH डाला है, मतलब क्या है, आइडोफॉर्म टेस्ट करा रहा है। और आइडोफॉर्म टेस्ट कराने से आपको याद क्या रखना होता है कि जो अल्फा हाइड्रोजन होता है RC डबल बॉन्ड OCH3 होता है, जब ये मैकेनिज्म में जाता है I2 प्लस NaOH के साथ, तो ये वाला पार्ट जो है ये CH3 में कन्वर्ट होता है। ये किस में कन्वर्ट होता है, CH3 में, और यही एज अ लिविंग ग्रुप फिर बाहर निकलता है जब इस पे OH माइनस अटैक करता है। तो ये आपका लिविंग ग्रुप की तरह कार्बन यहाँ से निकल जाता है, यानी ये जो कार्बन है ये CH3 माइनस बन के बाहर निकल जाएगा। हाइड्रोफॉर्म टेस्ट के मैकेनिज्म में आपने सीखा होगा। तो यहाँ से अगर ये CH3 माइनस बन के निकल जाएगा, इसका मतलब उसको H प्लस मिला होगा। तो जो कार्बन है यहाँ पर ये तो क्या बना लिया, CH3 माइनस, यानी बाद में X कौन है यहाँ पर, आयोडीन है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास CHI3, और ये वही कार्बन है जो ये वाला है, क्योंकि ये क्या करता है, यहाँ से एक एक करके आयोडीन कैप्चर करता है और फिर हो जाता है, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, चलो मैं आपको मैकेनिज्म ही बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखो होता क्या है, मैं R लेके बताता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए, फिर इसको हम लोग यहाँ से कंटिन्यू कर लेंगे, राइट। तो मैं इधर नेक्स्ट में आपको बता देता हूँ कि जैसे आपके पास है RC डबल बॉन्ड CH3, और मीडियम कैसा है, बेसिक। तो ये बेसिक मीडियम क्या करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है ये एसिडिक हाइड्रोजन, इसको उड़ा लेगा। तो यहाँ से बन जाएगा RC डबल बॉन्ड CH2 माइनस, राइट। अब आपके पास क्या है, I2 है। तो I2 में आप तो बोलोगे सर पोलैरिटी नहीं है, नॉन पोलर, लेकिन यहाँ क्या होगा, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिपेल करेगा, जिसकी वजह से इस पे डेल नेगेटिव, इस पे डेल पॉजिटिव आएगा। अब ये इस पे अटैक करके इसको निकाल देगा, तो बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OCH2I। अब देखो इस पे अभी भी एसिडिक हाइड्रोजन है, तो इसी सेम प्रोसेस को आप फिर रिपीट करो, फिर एक H निकलेगा, एक और आएगा, फिर रिपीट करो, एक और H निकलेगा, एक और आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको इंटू 2 किया, यानी 2 टाइम्स अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, यानी 2 बार इसी रिएक्शन को रिपीट करूँ, सेम प्रोसेस को रिपीट करूँ, तो एक H निकल के I आएगा, फिर एक H निकल के I आएगा, तो यहाँ बन जाएगा CI3। अब अगली बार जब OH माइनस अटैक करेगा, तो पहले लिविंग ग्रुप नहीं था, तो अटैक कहाँ हो रहा था, बेस की तरह, लेकिन अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह इस पर अटैक करेगा, और ये यहाँ से क्या हो जाएगा, एज अ लिविंग ग्रुप ये ऊपर आएगा, फिर वापस आएगा, और फिर यहाँ से CI3 बाहर निकल जाएगा। तो बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH और प्लस क्या बन गया, CI3 माइनस। तो देखो यही मैं समझाना चाह रहा था, ये वाला कार्बन बाहर आ जाएगा और वो आइडोफॉर्म के साथ जाएगा, और यहाँ से फिर एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ से RC डबल बॉन्ड
O माइनस और प्लस यहाँ से CHI3 बन जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहीं से हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं कि ये जो है ये कार्बन निकल जाएगा तो बनेगा क्या, PHC डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, राइट, ये आपका F हो जाएगा। और जो G है आपका वो क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ से जो निकला था वही क्या बनाएगा, हाइड्रोफॉर्म, तो CHI3 इस पे होगा स्टार। तो आप ढूंढो कौन सा ऑप्शन है ऐसा, तो आपके पास जिसमें CHI3 पे स्टार ढूंढो, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इन दोनों में है, लेकिन यहाँ CH3I लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत हो जाना फटफट के चक्कर में। तो आप CHI3 ये आपका क्या हो गया G, तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा कि आपके पास CHI3, देखो PHC डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस एंड PHC डबल बॉन्ड CH3, यहाँ पर स्टार है, यहाँ पे स्टार है, तो आपका आंसर जो है करेक्ट आंसर जो है इसका इधर मैं लिख रहा हूँ C आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 85। तो क्वेश्चन नंबर 85 में आपसे बोला है कि आपके पास है प्रोपानॉइल क्लोराइड। चलिए प्रोपानॉइल क्लोराइड है, तो प्रोपानॉइल क्लोराइड है तो अपने मान लेंगे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Cl, प्रोपानॉइल क्लोराइड हो गया। इसका रिएक्शन कराया है एक्सेस ऑफ CH3 MgI के साथ। एक्सेस ऑफ CH3 MgI है मतलब एक बार आपने CH3 MgI डाला, ग्रिग्नार्ड डाला। देखो इसमें फिर है कि अगर आपको ट्रिक याद है, मैकेनिज्म से जो कॉन्सेप्ट सीखा है वो याद है, तो आप फटाक से कर लोगे। कैसे करोगे कि आपको दिख रहा है अच्छा ये लिविंग ग्रुप है, और जब लिविंग ग्रुप होता है और ये एक्सेस में होता है तो कितना डिग्री अल्कोहल बनता है, बोलो 3 डिग्री। तो 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो क्या बन जाएगा यहाँ से CH3 CH2 COH, और कौन जुड़ता है दो बार जुड़ता है आपका जो ग्रिग्नार्ड होता है। तो आंसर हो जाएगा, आपको क्या ढूंढना था 3 डिग्री अल्कोहल कौन सा है, तो आप देखोगे सर ये है और ये है, तो इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा जिसमें 1 2 3 4 कार्बन का मेन चेन है, 1 2 3 4 कार्बन का मेन चेन है, और 2 पे अल्कोहल है और 2 पे मिथाइल है, आंसर सी हो जाएगा। एक तो ये है, नहीं तो फिर वही आपको पूरा मैकेनिज्म करना पड़ेगा। जैसे अगर आप मैकेनिज्म करोगे तो मैकेनिज्म क्या होगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Cl। तो पहले इस पे CH3 MgI जो है ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट एज अ न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, ये ऊपर आएगा, ये वापस आएगा और Cl यहाँ से निकल जाएगा एज अ लिविंग ग्रुप। आपके पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, तो यहाँ से क्या बन गया बताओ, C डबल बॉन्ड O CH3, राइट। और उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, इसमें फिर से CH3 MgI अटैक करेगा क्योंकि एक्सेस में है, तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इस पे क्या करेगा, अटैक करेगा, ये ऊपर आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 CO माइनस और इधर से CH3 और नीचे से भी कौन आ गया CH3। अब देखो इसके बाद क्या होगा, आपको बोला है कि एंड सब्सिक्वेंटली ट्रीटेड विद डाइल्यूटेड HCl, डाइल्यूटेड है यानी H प्लस एक्वस, तो यहाँ से H प्लस मिल जाएगा, तो बन जाएगा, देखो बन गया ना CH3 CH2 COH CH3 CH। इसलिए आप ध्यान रखो कि अगर कोई अच्छा लिविंग ग्रुप है ना, बस आपके पास लिविंग ग्रुप अच्छा है, Cl है, Br है, I है, OR-PH है, या फिर आपके OC डबल बॉन्ड OR है, तो फिर क्या करो उसको हटाओ, और ग्रिग्नार्ड एक्सेस में है तो 2 बार ऐड करो। अगर ग्रिग्नार्ड एक्सेस में नहीं है तो कीटोन आंसर होगा ऐसे क्वेश्चंस में, RC डबल बॉन्ड L के क्वेश्चंस में। और अगर आपके पास क्या है, ग्रिग्नार्ड एक्सेस में है तो 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है, राइट। तो इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हो, है ना। 3 डिग्री का कब बनेगा इस चीज़ का ध्यान रखना, यानी कि इधर H दे दिया और इसमें आप 3 डिग्री बना देना, यहाँ H है तो उस केस में 2 डिग्री हो जाएगा ना। तो इतना तो कॉमन सेंस आप यूज़ कर सकते हो कि कब बोल रहे हैं, जब यहाँ पे R है तब की बात की जा रही है। Next question is 86. It says 1 mole of an ideal gas at 25 degrees Celsius expands in volume from 1 liter to 4 liter at constant temperature. What work in joule is done if the gas expands against vacuum? P external equal to 0. तो हमें पता है कि वर्क डन W का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस P एक्सटर्नल dV, और जब एक्सपेंशन होता है अगेंस्ट वैक्यूम तो एक्सटर्नल प्रेशर 0 है, और अगर ये 0 हो जाएगा तो वर्क डन भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि वर्क डन इज 0, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 87. इट सेज फॉर द रिएक्शन PCl5 गैस फॉर्मिंग PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, तो हमें देखना है रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंथैल्पी चेंज एंड डेल्टा U इंटरनल एनर्जी चेंज। तो एक गैसियस रिएक्शन के लिए वी नो डेल्टा H और डेल्टा U के बीच में रिलेशन है डेल्टा H इज डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT फॉर अ केमिकल रिएक्शन। और गिवन रिएक्शन के लिए डेल्टा NG की जो वैल्यू है, डेल्टा NG होता है सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट्स में वी हैव कोफिशिएंट का सम 1 + 1 2 माइनस रिएक्टेंट का कोफिशिएंट है 1, तो ये बन गया 1। तो डेल्टा NG की वैल्यू है +1, तो ये बन जाएगा डेल्टा H इज डेल्टा U प्लस 1 इंटू R इंटू T। तो R की वैल्यू भी होती है पॉजिटिव और T की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब कि डेल्टा H इज डेल्टा U प्लस अ पॉजिटिव वैल्यू, इसका मतलब कि डेल्टा H इज ग्रेटर देन डेल्टा U। इसका मतलब कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
Next question is 88. It says, calculate the final temperature of a monoatomic ideal gas that is compressed reversibly and adiabatically from 16 liters to 2 liters at 300 Kelvin. तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन हो रहा है, तो इसके लिए इक्वेशन है Tv to the power gamma minus 1 is equal to constant. इसका मतलब कि we can say T1 V1 to the power gamma minus 1 is equal to T2 V2 to the power gamma minus 1. तो हमें इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम V1 V2 दिया है और हमें इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन दिया है और हमें फाइंड करना है फाइनल टेम्परेचर T2. तो ये हमें फाइंड करना है और मोनोएटॉमिक गैस के लिए जो गामा की वैल्यू होती है दैट इज 5/3. तो बस हमें सब कुछ पता है, अननोन है T2, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ T2. तो इस इक्वेशन से T2 मिल जाएगा, T2 हो जाएगा T1 इंटू V1/V2 टू दी पावर गामा माइनस 1. तो बस हमें वैल्यूज को पुट करना है और सॉल्व करना है. तो इनिशियल टेम्परेचर T1 कितना है 300 इंटू इनिशियल वॉल्यूम V1 कितना दिया है 16 लीटर्स डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम V2 दिया है 2 टू दी पावर गामा माइनस 1. गामा है 5/3, दिस बिकम्स 5/3 minus 1. तो सॉल्व करेंगे इसको. दिस इज इक्वल टू 300 इंटू 16/2 इज 8 टू दी पावर और ये बन जाएगा 5/3 minus 1. दिस बिकम्स 5 minus 3 विच इज 2/3. तो ये बन गया 2/3. ये आंसर केल्विन में आएगा. तो ये बन गया 300 और 8 को वी कैन राइट एज 2 क्यूब. सो 2 क्यूब यहाँ पे आ जाएगा 2/3 केल्विन. सो 3 से 3 कैंसिल. तो ये बन गया 300 इंटू 2 का स्क्वायर विच इज 4 केल्विन. दिस इज 1200 केल्विन. दिस इज द फाइनल टेम्परेचर. गिवन ऑप्शंस में द आंसर विल बी ऑप्शन सी. Next question is 89. It says a system undergoes a process in which delta U equal to plus 300 joule while absorbing 400 joule of heat energy and undergoing an expansion against 0.5 bar. What is the change in the volume in liter? तो डेल्टा U हमें दिया है क्वेश्चन के अंदर प्लस 300 जूल और क्योंकि सिस्टम ने 400 जूल हीट एब्जॉर्ब करी है तो Q हो जाएगा प्लस 400. जब सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है वी टेक इट एज पॉजिटिव. तो इसमें अगर हम अप्लाई करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W. तो W हो जाएगा डेल्टा U माइनस Q. डेल्टा U है 300 और माइनस Q है 400. तो ये आ गया माइनस 100 जूल. तो ये है वर्क डन और वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है. जब कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर हो तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है माइनस P एक्सटर्नल इनटू चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V2 माइनस V1. और हमें क्वेश्चन में दिया है P एक्सटर्नल कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर कितना दिया है 0.5 बार. तो ऐसा यूनिट में या पास्कल में ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10 टू दी पावर 5 पास्कल. तो इसे हम यूज करेंगे. तो वर्क डन की वैल्यू है माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V. W है माइनस 100 माइनस P एक्सटर्नल कितना है 0.5 इंटू 10 टू दी पावर 5 डेल्टा V. तो यहाँ से मिलेगा हमें डेल्टा V इज इक्वल टू ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. दिस बिकम्स 100/0.5 इंटू 10 टू दी पावर 5 और वॉल्यूम का जो ऐसा यूनिट है वो है क्यूबिक मीटर. तो ये आ जाएगा क्यूबिक मीटर एंड दिस बिकम्स 1/0.5 इज 2 और ये बन जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 3 क्यूबिक मीटर. एंड 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर. हमें लीटर्स में चाहिए तो ये बन जाएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 और क्यूबिक मीटर को जब हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू दी पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस बिकम्स 2 लीटर. सो दिस इज द चेंज इन वॉल्यूम. हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2. 90. इट सेज कैलकुलेट डेल्टा G0 in kilojoule per mole at 127 degree Celsius for a reaction with equilibrium constant equal to 10 to the power 5. तो यहाँ पे टेम्परेचर हमें दिया है 127 डिग्री सेल्सियस विच इज अप्रोक्सीमेटली 400 केल्विन. तो 127 प्लस 273 इज 400 केल्विन. और डेल्टा G0 हमें निकालना है. डेल्टा G0 का फॉर्मूला पता है हमें, ये होता है माइनस 2.303 इंटू RT इंटू लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट KEQ. तो बस वैल्यूज पुट करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 2.303 और R की वैल्यू होती है इन जूल पर मोल पर केल्विन कितनी होती है 8.314. लेकिन हमें चाहिए किलो जूल के अंदर तो ये इसे हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो फिर आंसर आएगा इन किलो जूल पर मोल. टेम्परेचर है 400 इंटू लॉग ऑफ और लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है 10 टू दी पावर 5. तो ये आ जाएगा माइनस 2.303 इंटू 8.314 by 1000
इंटू 400 इंटू लॉग ऑफ 10 to the power 5, ये होता है 5, तो ये आ जाएगा इन किलो जूल पर मोल। और सॉल्व करने पे दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी नियरली -38 किलो जूल पर मोल, अप्रोक्सीमेटली कुछ ऐसा आएगा। तो गिवन ऑप्शंस में आवर आंसर विल बी ऑप्शन ए -38.924, दिस विल बी आवर आंसर। आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा और आपने अच्छे से अपना पेपर दिया होगा। और सीपीटी इस बार जो पोर्शन था आपका बहुत बड़ा था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स अच्छे चैप्टर्स थे। आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छा गया हो और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ANTS में। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।